हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज अकाउंटेंसी और जिसके अंदर हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर जो कि रेलेवेंट है फॉर दी +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम बी पार्ट को रिवाइज करेंगे। ए पार्ट को मैं पहले रिवाइज कर चुकी हूँ, तो इसके अंदर हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो एनालिसिस है उस पार्ट को रिवाइज करेंगे। यहाँ पे हम एमसीक्यू और जो लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क्स के आए हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 33 जो है उसको रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो डालूंगी ताकि वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। तो सेक्शन बी जो कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है 1 मार्क का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके अंदर हमें ऑप्शन दे रखी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एनालिसिस, बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट। तो यहाँ पे हमने उस ऑप्शन को टिक करना है जो हमें बताती है कि ये जो टूल है ये यूज किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस के लिए। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही है, बैलेंस शीट भी वही है, तो नोट्स टू अकाउंट भी वही है। तो राइट ऑप्शन जो है दैट इज द रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस टूल है जिसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर इंटरनल चॉइस है, या तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं या हम ये कर सकते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू डिटरमिन द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू सर्विस इट्स डेट इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखी है प्रॉफिटेबिलिटी जो कि प्रॉफिट के साथ कंसर्न होती है, सॉल्वेंसी जो कि देखते हैं कि डेट को हम लॉन्ग रन के अंदर पे करने की कैपेसिटी है या नहीं है, लिक्विडिटी जो होती है वो शॉर्ट रन के साथ होती है, टर्नओवर जो होती है वो ऑपरेटिंग। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है दैट इज दी सोल्वेंसी रेशियो। तो सोल्वेंसी रेशियो इस वजह से कैलकुलेट किए जाते हैं ताकि देखा जा सके कि फर्म जो है लॉन्ग रन के अंदर उसकी पोजीशन सही है, वो अपने जो डेट होते हैं उनको चुका पाने की समर्था में है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है दैट इज ऑल्सो 1 मार्क। तो यहाँ पे हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है कैलकुलेट करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम सेल भी कह सकते हैं वो हमें दिया हुआ है दैट इज 12 लाख। एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है। ग्रॉस लॉस रेशियो दिखा है, देखो यहाँ पे ग्रॉस लॉस रेशियो हमें दे रखा है दैट इज 20%। तो यहाँ पे हमने बताना है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम है, 5 टाइम है, 7.2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे हमें इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा तभी हम इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें ग्रॉस लॉस जो है 20% दे रखा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 12 लाख, इसका मतलब है कि जो लॉस है वो हमें 2,40,000 का हुआ है। तो लॉस उसी सिचुएशन में होता है जब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू उससे ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है 12 लाख और जो इसमें लॉस है वो ऐड कर दिया तो ये आ जाता है 40,40,000। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फार्मूला है वहां पे है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे 14,40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये आ जाता है 7.2 टाइम्स। तो यहाँ पे हमने क्योंकि ये थोड़ा सा सॉल्व करके फिर ही हम इसका आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, तुक्के नहीं मार सकते। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर भी इंटरनल चॉइस है। तो पहले हम ये वाली ऑप्शन देखते हैं। इंटरेस्ट ऑफ ₹3,000 रिसीव्ड इन कैश ऑन लोन्स एंड एडवांसेस विल रिजल्ट इन, कि जो हमने लोन और एडवांसेस दिए हुए हैं उस पे हमें इंटरेस्ट जो है कैश में रिसीव होता है। तो क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। और दिस नो चेंज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। देखो जब हम लोन और इन्वेस्ट एडवांसेस देते हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर फॉल करता है। तो डेफिनेटली जब हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो दैट इज कैश इनफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसी तरह इंटरनल चॉइस का दूसरा पार्ट जो है, दोनों में से एक पार्ट कर सकते हैं, 1 मार्क का है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि फाइनेंशियल एंटरप्राइज है जिसका मेन काम क्या है, लैंडिंग, उधार देना और उधार लेना,
तो वहां पे इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव जो है किस कैटेगरी में हम क्लासिफाई करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिनेंसिंग एक्टिविटीज और कैश इक्विवेलेंट। तो देखो यहाँ पे जो मेन है इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा मेन बिजनेस ही यही है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर फॉल करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है दैट इज आल्सो ऑफ 1 मार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ कैश। तो इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं तो उसके अंदर कैश ना आता है ना जाता है। तो कैश विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक ₹7,000, तो इश्यू ऑफ शेयर हमने कैश पे किया है तो हमारे पास कैश इनफ्लो आता है। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैश आउटफ्लो होता है। वेजेस पे करते हैं तो बाहर कैश जाता है, तो बच जाती है ए ऑप्शन, क्योंकि जब हम बैंक से विड्रॉ करते हैं तो वो कैश हमारे पास ही आता है, तो डेफिनेटली कैश इन हैंड इंक्रीज हो जाता है। तो कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट में के अंदर कोई चेंजेस नहीं आती, तो ये ऑप्शन राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है। अंडर विच मेजर हेड एंड सब हेड विल द फॉलोइंग आइटम्स इज प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। बिल रिसीवेबल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पे हमने बताना है मेजर हेड और सब हेड किसमें ये फॉल करेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बिल रिसीवेबल है वो करंट एसेट के अंदर ट्रेड रिसीवेबल के अंदर फॉल करेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है शेयर होल्डर फंड्स के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में फॉल करेगा। कॉल्स इन एडवांस जो है करंट लायबिलिटीज के अंदर अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर फॉल करेगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। तो ये क्वेश्चन जो है 32 मार्क्स का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये 3 मार्क्स का है। इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द फर्म by properly establishing the relationship between the various items of balance sheet and statement and profit and loss। तो उस प्रोसेस को हमने बताना है कि जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आइटम्स दी होती है, जब हम उनका रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो उससे हमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं और उस प्रोसेस के 2 ऑब्जेक्टिव भी हमने बताने हैं। तो देखो ये जो प्रोसेस है इसको हम रेशियो एनालिसिस कहते हैं, और इसके जो 2 ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो देखो इससे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन को भी असेस कर सकते हैं, इसकी बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन को भी असेस कर सकते हैं कि फर्म लॉन्ग रन के अंदर अपने डेट को चुका पाने की समर्था में है या नहीं है। उसी तरह इसकी मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, ये 4 मार्क्स का है और इसके अंदर इंटरनल चॉइस भी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का है, इसके साथ एक दूसरा पार्ट है वो 1 मार्क का है। तो कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ बीएल लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने बीएल लिमिटेड का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है कैलकुलेट करना है। हमें एक करंट एसेट दे रखे हैं दैट इज 8 लाख रुपीज के हैं। क्विक रेशियो हमें 1.5:1 दे रखा है, करंट रेशियो 2:1 दे रखा है, और उसी तरह इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें 6 टाइम्स दे रखा है, और ये भी साथ में बताया हुआ है कि गुड्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। देखो अगर कॉस्ट पे है तो यहाँ पे हमने कॉस्ट को 100 लेना है। तो अब हमें देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो जो चीजें हमें गिवन होती हैं उनको हम यहाँ पे राइट डाउन मतलब लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे करंट एसेट 8 लाख का दिया हुआ है, करंट रेशियो 2:1 है, और करंट रेशियो का जो फार्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते करंट एसेट 8 लाख है वो हम फिल कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से तो ये आ जाएगा 2 करंट लायबिलिटी विच इज इक्वल टू 8 लाख। तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे 8 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगी 4 लाख। तो इस तरह से हमने करंट लायबिलिटीज को निकाल लेना है। फिर हमें दूसरा रेशियो दे रखा है क्विक जो है क्विक रेशियो दे रखा है दैट इज 1.5:1। तो वहां पे क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटी अब हमने निकाल ली, और यहाँ पे हमें जो पता है कि क्विक एसेट होती है करंट एसेट माइनस स्टॉक। तो वो क्विक एसेट इज इक्वल टू 8 लाख माइनस स्टॉक। तो यहाँ पे हम वो वैल्यू डाल देंगे 8 लाख माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी विच इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 1। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8 लाख माइनस स्टॉक 1.5 इंटू 4 लाख, तो ये आ जाएगा 6 लाख। तो यहाँ से हम स्टॉक की वैल्यू निकाल लेंगे, स्टॉक इज इक्वल टू 8 लाख माइनस 6 लाख, तो ये यहाँ पे हमारे पास 2 लाख आ जाती है।
अब हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बता रखा है, इसका जो फार्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री नहीं है क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा, तो हमें स्टॉक ही निकाला था, तो हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को स्टॉक से डिवाइड कर देते हैं, विच इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें गिवन है 6 टाइम्स है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमें पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम निकाल लेंगे 6 इंटू 2 लाख, ये आ जाएगा 12 लाख। तो अब हमें ये चीज भी दे रखी है कि गुड्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट के बेसिस पे है और तो हमने 100 को कॉस्ट मानना है, तो इसका मतलब है 25/100 जो है प्रॉफिट जो है 100 रुपए के पीछे होता है अगर कॉस्ट जो है 100 है। अगर 12 लाख है तो 12 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाता है 3 लाख। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है दैट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये आ जाता है 15 लाख। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये 3 मार्क्स का है। इसके साथ जो 1 मार्क का क्वेश्चन है, इफ द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ द कंपनी इज 60%, स्टेट वेदर द परचेजिंग ऑफ गुड्स कॉस्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज और नॉट चेंज इन द ऑपरेटिंग रेशियो। देखो जब हम चीजें खरीदते हैं तो हमारी ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है, तो ये उसका हिस्सा है, तो ऑपरेटिंग रेशियो जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो 33 का जो और पार्ट है, तो यहाँ पे हमें डेट इक्विटी रेशियो, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, डेट इक्विटी रेशियो हमें 2:1 दे रखा है, तो यहाँ पे हमने बताना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है क्या वो इंक्रीज करेंगी डेट इक्विटी को, डिक्रीज करेंगे या बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने लोन लिया है आईसीआईसी बैंक से 1 लाख पेबल आफ्टर 5 इयर्स। देखो जब हम लोन लेते हैं, क्योंकि डेट इक्विटी का जो फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, तो डेट जो है ऊपर है, इक्विटी जो है नीचे है। तो अब हमने आईसीआईसी बैंक से लोन लिया है, तो डेफिनेटली उससे हमारा डेट बढ़ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट है, तो जिससे क्या होगा कि ऊपर वाला हिस्सा बढ़ गया है और नीचे वाला हिस्सा उतना ही है, तो उससे डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा जो है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, देखो 1,50,000, तो ये डेट और इक्विटी को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती, तो इससे हमारा डेट और इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर है कि हमने 9% डिबेंचर जो है 1 लाख के थे उनको रिडीम किया है। अब देखो यहाँ पे हमने लाइबिलिटी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसको रीपे किया है, तो डेफिनेटली हमारा डेट जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो ऊपर वाला हिस्सा रिड्यूस हो गया, नीचे वाला हिस्सा उतना ही है, तो डेट इक्विटी रेशियो डिक्रीज कर जाएगा। उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो फोर्थ है कि हमने इक्विटी शेयर इशू किए हैं मशीनरी के परचेज के लिए 5 लाख टू द वेंडर। तो देखो यहाँ पे हमारा नीचे वाला हिस्सा इक्विटी जो है इंक्रीज हो गया है, तो उससे हमारा डेट इक्विटी रेशियो जो है डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नीचे इक्विटी इंक्रीज हो गई है, डेट जो है उतना ही है, तो इक्विटी के बढ़ने से हमारा डेट इक्विटी रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा।